हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बरबटी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि बरबटी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बरबटी की फसल पर सर्वाधिक उत्पादन निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए हमको कब कौन सी महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट और खाद की पूर्ति करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे तमाम प्रकार की जो समस्या आती हैं, इल्ली, इंसेक्ट, पेस्ट आते हैं, वाइट फ्लाई आती है, आसान जो स्प्रे होते हैं, सरल स्प्रे होते हैं, सस्ते स्प्रे कॉम्बिनेशन पर हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे कि बरबटी पर यदि आप परंपरागत तरीके से थोड़ा सा हटके वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो ज़्यादा यील्ड प्राप्त होगी और ज़्यादा दिनों तक आप अपनी फसल को आगे तक ले जा पाएंगे। तो लाइफ साइकिल कितनी है बरबटी की, उत्पादन कितना निकलता है, साथ ही मुनाफा कितना होता है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे खेत की तैयारी। तो आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय और टेम्परेचर। बरबटी की खेती वैसे तो 12 महीने आप खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी यील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम आपको टाइमिंग बताएंगे, इस टाइमिंग पर यदि आप खेती करते हैं, सोइंग करते हैं, तो बाज़ार भाव आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो आप जैसे बरसात के लिए जून जुलाई पर आप रोपाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, एवं गर्मियों के लिए आप फरवरी से मार्च और सर्दियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग है, बाज़ार भाव काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और साथ ही बात कर लेते हैं टेम्परेचर। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम जो टेम्परेचर है, अधिकतम यदि टेम्परेचर की बात करें तो 35 से 36 डिग्री का जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। लेकिन यदि 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर जाता है तो थोड़ा सा फ्लावरिंग में दिक्कत आती है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, भूमि और खेत की तैयारी, जो कि सबसे ज़्यादा जानना अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भूमि। तो बरबटी की खेती आप काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, मध्यम मिट्टी पर कर सकते हैं। भारी भूमि पर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। बाकी प्राय आप सभी प्रकार की भूमि पर कर सकते हैं। यदि ज़्यादा ही रेतीली है, बालू मिट्टी है, तो बरबटी की खेती ना करें। बाकी आप हल्की भूमि, मध्यम भूमि और भारी भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। बरसात के दिनों पर बरबटी की खेती आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें जल भराव आपके खेत पर ना हो, उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी बहुत ही ज़रूरी है। बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, दकफिट है, या फिर तोता हल से पहली और आपको दूसरी प्लॉइंग कराना है, जुताई कराना है। और अंतिम जुताई के समय आप चाहें तो पाटा लगवाकर खेत को एकदम समतल करा लीजिए, या फिर रोटोवेटर से, जो मिट्टी को भुरभुरी करने वाला यंत्र होता है, रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी होगी उतना ही अच्छी जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा। और यदि 8 से अधिक की पीएच वैल्यू है मिट्टी की, जो पीएच वैल्यू होती है मृदा की 8 से ऊपर है, अधिक एल्कलाइन है, हाई एसिडिक है, तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ आप 50 किलोग्राम जिप्सम जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। एवं खेत के चारों तरफ जितनी अच्छी साफ़ सफाई आप बनाए रखेंगे उतना ही कीट कम आएंगे। एकदम खेत के चारों तरफ साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। उन्नतशील जो वैरायटी होती हैं, हाइब्रिड जो वैरायटी होती हैं, जिनकी यील्ड, उपज, उत्पादन काफ़ी अच्छा है, तो आइए समझते हैं। अंकुर की गोमती आती है, F1 वैरायटी है। सिंजेंटा कंपनी की YV7 आती है। इसके अलावा NSG लोबिया F1 आती है। लोबिया अंकुर VU5 आती है। काशी कंचन और भी जो वेस्ट वैरायटी है मार्केट पर आप लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो वैरायटी के बारे में बतलाया है, इन वैरायटी का भी काफ़ी अच्छी यील्ड है, काफ़ी अच्छी उत्पादन है, काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं
प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, यदि आप 1 एकड़ पर बरबटी की खेती कर रहे हैं तो कितना सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट। वैसे तो जो आप यदि हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं, हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किया है तो बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जर्मिनेशन अच्छा हो, बैक्टीरिया विल्ट की समस्या ना आए, तो इसके लिए आप जैसे हाइब्रिड बीज हैं उनकी भी आप सीड्स ट्रीटमेंट बीज उपचार ज़रूर कर लीजिए। जैसे ट्राइकोडर्मा आती है, ट्राइकोडर्मा से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम जो कार्बेंडाजिम आता है इससे बीजों को उपचार करके आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप देसी वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, देसी किस्म का चुनाव कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम बीजों को कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, एक तो जो फफूंदनाशक आती है जैसे UPL कंपनी की साफ आती है, तो 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीजों को उपचार कर लीजिए। फिर उसके बाद लगभग 30 से 35 मिनट तक छांव पर सुखाइए और उसके बाद आप बुआई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा अंकुरण देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छे से जो पौधा है वो बढ़वार लेने वाला है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं बुआई के समय खाद। जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय आपको कौन कौन सी खादों को देना है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं बरबटी की वैज्ञानिक खेती यानी वैड बनाकर आप बरबटी की खेती कैसे कर सकते हैं, तो विधियों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात कर रहे थे बुआई के समय खाद, यानी जब हम बुआई कर रहे हो, सोइंग कर रहे हों तो उस समय वैड के ऊपर कौन कौन सी खाद देनी है। तो DAP खाद हमको देनी है 40 किलोग्राम। इसके अलावा SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद हमको 50 किलोग्राम लेनी है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 60% वाली आती है 25 किलोग्राम लेना है। और यदि दीमक की समस्या आपके खेतों पर है, दीमक की भी यदि अटैक देखने के लिए मिलता है, प्रकोप है और दीमक की भी आपको रोकथाम करनी है, तो जैसे वायर कंपनी की रिजेंट GR आती है यानी फिप्रोनल 0.3% GR दानेदार इंसेक्टिसाइड आती, 5 किलोग्राम भी आप मिक्स कर लीजिए। इन सभी को आपको मिक्स करना है। ये तो हो गई रासायनिक खाद, प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि रासायनिक खाद नहीं है, रासायनिक खाद आपको यूज़ नहीं करनी है, तो आप ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गोबर की खाद है, पकी हुई देसी गोबर की खाद आप 2 से 3 ट्रॉली 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मुर्गी की खाद आप 1 ट्रॉली प्रयोग कर लीजिए, या फिर जैसे जैविक खाद में वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ की खाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे नीम खली है, या फिर जो मूंगफली का वेस्टेज होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ पर कब करना है, जब बुआई कर रहे हो तो उस समय वेट के ऊपर या फिर जहाँ पर आपको बुआई करनी है वहाँ पर आप प्रयोग कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे यदि आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ रुझान है, तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी यील्ड भी प्राप्त होगी और रासायनिक खादों से भी आप बच पाएंगे। बाकी आप जो रासायनिक खाद DAP, SSP, MOP, रिजेंट का आप प्रयोग प्रति एकड़ की दर से इन खादों का आपको प्रयोग कर लेना है। अब बात कर लेते हैं वैड तैयार। तो वैड किस प्रकार तैयार करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वैड विधि से ही हम खेती कर रहे हैं, तो वैड तैयार किस प्रकार करना है, जो आप ये यंत्र देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, यह वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप वेड तैयार करा सकते हैं। वेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है, वेड की जो चौड़ाई आप 2.5 फीट रख सकते हैं, और वेड से वेड की जो दूरी आपको रखनी है वो आप 2.5 फीट रख सकते हैं। इसके अलावा वेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच या फिर 1 फीट आप रख सकते हैं। ये जो हमने डिस्टेंस बताया है 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट वेड की चौड़ाई रखिए, 2.5 फीट वेड से वेड की दूरी रखिए, ये काफ़ी अच्छा डिस्टेंस माना जाता है। जो बरबट्टी की टहनियाँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, फैलने में और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो इस प्रकार वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप वेड तैयार करा लीजिए। अगले टॉपिक और अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं सोइंग की मेथड यानी बुआई की विधियां और प्लांट डिस्टेंस। तो बरबट्टी की यदि आप खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी भी महत्वपूर्ण
विधियां हैं, मेथड हैं जब आप बरबट्टी की बुआई कर सकते हैं, जैसे ड्रिप विधि है, मंडप विधि है। इसके अलावा क्यारी विधि से भी आप खेती कर सकते हैं, या फिर छिटका विधि यानी ओपन फील्ड फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं बरबट्टी की यानी बेड बनाकर, तो एक बेड पर आपको जो डिस्टेंस रखना है, प्लांट का डिस्टेंस रखना है, आइए बात करते हैं। तो जो एक बेड है, एक बेड पर आपको डबल लाइन पर बुआई करनी है, सोइंग करनी है, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। जैग आपको प्लांटेशन करनी है और एक एक बीजों की बुआई करनी है। इसी प्रकार पंक्ति से जो पंक्ति की दूरी है आप 3 फीट रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो डिस्टेंस रख सकते हैं। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, साधारण तरीके से एकदम क्यारी विधि से या फिर ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार डिस्टेंस रखना है, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी, सीड्स से सीड्स की आपको दूरी लगभग 2 फीट रखना है। इस प्रकार आप यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप 2-2, 3-3 बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप डिस्टेंस रख सकते हैं और इस प्रकार आप विधियों को अपना सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन। अब बरबट्टी पर यदि आप ड्रिप लगाते हैं तो सिंचाई करने में काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी मदद होगी खाद देने में। तो ड्रिप भी मार्केट में कई प्रकार की उपलब्ध हैं, जैसे पेप्सी ड्रिप है, इनलाइन ड्रिप है। तो एक प्रकार से बरबट्टी वेजिटेबल क्रॉप है। तो 2 प्रकार की ड्रिप होती है, एक तो पेप्सी ड्रिप होती है। यदि पेप्सी ड्रिप को लगा रहे हैं तो 10-12 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है। लेकिन पेप्सी ड्रिप है, ज़्यादा चलती नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं रहती, 1 से 2 सीजन ही सर्विस देती है। लेकिन यदि आप इनलाइन ड्रिप को लगा रहे हैं तो आप 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगा सकते हैं। जो 16 mm ड्रिप है 40-45 हज़ार रुपये की एकड़ का जो खर्च है पड़ता है। और यदि आप इनलाइन लगाते हैं तो लगभग ये मान लीजिए 7-8 साल काफ़ी अच्छे से सर्विस मिलती है। तो आप यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 16 mm इनलाइन लगा सकते हैं। और ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो आप स्प्रिंकलर से खेती कर सकते हैं या फिर नाली विधि से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो भाई मल्चिंग पेपर बिछाना भी ज़रूरी है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। बाकी आप बिना मल्चिंग पेपर की भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्चिंग पेपर यदि आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। अब मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का, 25 माइक्रोन का काफ़ी अच्छा रहता है। और 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए तकरीबन 12 हज़ार रुपये से लेकर 14 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का जो खर्च है वो आता है। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो बरबट्टी की फसल पर सिंचाई डिपेंड करती है सीजन पर। यदि आप जैसे खरीफ सीजन पर बरबट्टी की खेती कर रहे हैं, बरसात हो रही है तो उतनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर, सर्दियों के दिनों पर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-3 दिन, 4 दिन, अधिकतम 4 दिन के अंतराल में भी आप 1.5 से 2 घंटे सिंचाई करेंगे। या फिर आवश्यकता अनुसार हो सकता है ड्रिप से भी खेती कर रहे हैं तो 2 दिन का गैप रखना पड़े, 4 दिन का। तो ये जो डिपेंड है, जो डिस्टेंस है, अंतर है दिनों का, ये निर्भर करता है सॉइल यानी मिट्टी पर। यदि भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे कि 7-8 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सिंचाई करना चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। बरबट्टी की फसल पर खरपतवार मुक्त फसल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यदि खरपतवार खेत में रहेंगे तो ये मान लीजिए कीट जैसे वाइट फ्लाई है, एफिड जैसिड है और फ्रूट वॉरर है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो खरपतवार की रोकथाम करने के लिए हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप निराई गुड़ाई से ही खरपतवार को मुक्त करें, खेत में साफ़ सफाई बनाए रखें। लेकिन यदि आप वेड विधि से खेती कर रहे हैं, मज़दूर यदि उपलब्ध हैं तो दोनों वेडों के बीच में जो खरपतवार हैं उनको मज़दूरों से सफाई करा लीजिए, निराई गुड़ाई करा लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों वेड के बीच में आप पावर वीडर को भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फसल पर स्प्रे नहीं करना है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से वेड विधि से खेती कर रहे हैं तो दोनों वेड के जो स्पेस होता, अंतर होता, वहाँ खरपतवार यदि उग चुका है तो वहाँ आप चाहें फसल पर जो घोल है वो नहीं पड़ना चाहिए। आपको 200 लीटर पानी में 1 लीटर ग्लाइफोसेट जो आती है खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट 41% 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके दोनों वेड के बीच में फ्लैट जो नोजल होता है उससे आप
स्प्रे कर दीजिए, फसल पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फसल को भी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि निराई गुड़ाई ही आप करें, बाकी दोनों वेट के बीच में ग्लाइफोसेट का भी स्प्रे किया जा सकता है फ्लैट नोजल से। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। अब यह जो टॉपिक है काफ़ी किसानों का पसंद भी है और ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस टॉपिक पर हम बताएंगे कि बरबटी पर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट बीमारी रोग आते हैं और उन्हें आप कैसे समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बरबटी की फसल पर कौन कौन से इंसेक्ट, कौन कौन से कीट और कौन कौन सी रोग बीमारी आती हैं। तो जैसे लीफ माइनर है, सफ़ेद मक्खी है, लेट ब्लाइट भी आता है, इसके अलावा रस्ट आता है, एफिड आता है, जैसिड आता है, फ्रूट बोरर आता है, इसके अलावा येलो मोज़ेक वायरस का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, डाउनी मिल्ड्यू भी आ जाता है, इसके अलावा लीफ स्पॉट और बैक्टीरिया विल्ट जैसी बीमारी आती हैं, रोग आते हैं। तो इन्हें आप समय रहते प्रॉपर स्प्रे, क्योंकि देखिए हमको 2-3 काम एक साथ करने हैं, बढ़वार भी हमारी फसल अच्छी ले, फल फूल की संख्या भी अच्छी आए, यील्ड भी अच्छी प्राप्त हो, कोई रोग भी ना लगे, कोई फंगस भी ना लगे और फसल एकदम हरी भरी रहे। तो इसके लिए हमने आपको शानदार स्प्रे शेड्यूल बनाया है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे। जब हमारी बरबटी की फसल बुआई से लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो आपको वायर कंपनी की एंट्राकॉल, जिसमें प्रोपिनेप 70% है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। यह एक फफूंदनाशक है। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड यानी थाइमोथोक्सोम इसमें कंटेंट है, यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, 8 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। बात कर लेते हैं सेकंड स्प्रे। जब बरबटी की फसल ये मान लीजिए 45 से 50 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड स्प्रे करना चाहिए। अब सेकंड स्प्रे पर एक हम फंगीसाइड ले रहे हैं, जैसे इंडोफिल की M45 आती है, 40 ग्राम लेना है। और किसी अच्छी कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड जैसे कृषि राशन कंपनी की एक्का आती है, 8 ग्राम। इन दोनों को घोलना है, 15 लीटर पानी में घोल करके मिक्स करके आपको स्प्रे कर लेना है। बात कर लेते हैं थर्ड स्प्रे। जब हमारी बरबटी की फसल बुआई से 60 से 65 दिन के आसपास की होती है तो हमको एक्सेल का स्वाधीन फंगीसाइड लेना है, 40 ग्राम। इसके अलावा अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाइट लेना है, यह एक इंसेक्टिसाइड है, 40 ml लेना है। और इसके साथ बैक्टीरियल जो जनित्र बीमारी होती हैं इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। बात करते हैं फोर्थ स्प्रे। जब बरबटी की फसल लगभग 90 दिन से लेकर 100 दिन के आसपास की होती है तो फोर्थ स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे पर फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml लेना है। अब टॉनिक में फल फूल की संख्या बढ़ेगी, विटामिन है, अमीनो एसिड है, 10 ml लेना है। और अब इल्ली का प्रकोप भी बड़ी मात्रा पर, फली छेदक इल्ली का प्रकोप होगा तो डाउ एग्रो सांस की, जिसमें स्पाइनोटोरम 11.7% है, तो डाउ की डेलीगेट को आपको लेना है लगभग 10 ml से लेकर 15 ml। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। बात कर लेते हैं फिफ्थ स्प्रे। तो जब बरबटी की फसल बुआई से लगभग 125 से 135 दिन के आसपास की होती है तो 5वां छिड़काव करना चाहिए। 5वें छिड़काव पर अदामा इंडिया कंपनी की 12 जाइट 40 ml लेना है, जिसमें एमामेक्टिड वेंजॉइट है और नोवालोरॉन का कॉम्बिनेशन 40 ml लेना है। और वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव कर देना है। ये थे स्प्रे शेड्यूल। यदि आप आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते हैं तो जो फसल है हरी भरी रहेगी, कीट मुक्त रहेगी और फली छेदक का भी प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन आवश्यकता अनुसार ही आपको रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको आवश्यकता अनुसार आपको न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही कीटनाशक दवाइयों की निश्चित मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे यील्ड उपज अच्छी प्राप्त नहीं होगी। अब हमारे किसान भाई बरबटी की खेती 2 तरीके से करते हैं। एक तो साधारण तरीके से ओपन फील्ड फार्मिंग करते हैं और दूसरी बात जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से खाद चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाई
साधारण तरीके से खेती कर रहा है तो वे खाद को किस प्रकार देना है प्रति एकड़ की दर से ही हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट खाद, जब हमारी बरबटी की फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड खाद, तो जो सेकंड खाद है, जब हमारी बरबटी की फसल 45 दिन से लेकर 50 दिन के आसपास की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद 12 किलोग्राम। अब कैल्शियम नाइट्रेट खाद में भाई साहब कैल्शियम भी है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म भी है, यानी स्टोरेज कर सकते हैं आप बरबटी को। हरी भरी भी फसल होगी और टिकाऊ फल देखने के लिए मिलेंगे। तो 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और बोरॉन V20% वाली आपको लेना है 500 ग्राम। प्रति एकड़ की दर से दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई कर देना है। इसके अलावा थर्ड खाद, तो जो तीसरी खाद है, जब हमारी बरबटी की फसल ये मान लीजिए 65 से 75 दिन के आसपास की होती है तो थर्ड खाद देनी चाहिए। तीसरी खाद पर सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम। इसके अलावा आप यूरिया ले लीजिए 35 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ खाद, जब ये मान लीजिए 95 दिन से लेकर 115 दिन के आसपास की फसल होती है तो फोर्थ खाद और जो खाद आप चलाएंगे देंगे जड़ों के पास, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। फसल हरी भरी है, बढ़वार अच्छी ले रही है तो थोड़ा सा अंतराल को आप ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं डोज को। तो हम बात कर रहे थे फोर्थ खाद, जब बरबटी की फसल बुआई से 95 दिन से लेकर 115 दिन के आसपास की होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा आपको यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है 35 किलोग्राम। इसके अलावा इफ़को कंपनी की सागरिका दानेदार, अब सागरिका जो दानेदार है एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है 8 किलोग्राम। इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए। जड़ों से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर देकर आप सिंचाई कर दीजिए। प्रॉपर निराई गुड़ाई करिए। ये था जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वे किसान भाई साधारण तरीके से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन से, वेंचुरी के माध्यम से जो किसान भाई खेती कर रहे हैं तो वे किसान भाई खाद को किस प्रकार देना है, किस प्रकार ड्रिप से चलाना है, आइए समझते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो 15 दिन से लेकर 35 दिनों के मध्य आप इन खादों को 4-4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप के माध्यम से आप चला सकते हैं। जैसे NPK घुलनशील खाद 19-19-19, 12-61-0, 17-44-0। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, जैसे हमने NPK का नाम लिया 2 किलोग्राम और जो हमने सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद का नाम लिया है 500 ग्राम। इनको एक दिन में 2 किलोग्राम प्रयोग करना है और फिर 4 दिनों का गैप रख के फिर दूसरी खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो 4-4 दिनों के अंतराल पर आप ड्रिप से इन खाद को दे सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन, तो 40 दिन से लेकर 60 दिन के मध्य जब हमारी फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर 0-52-34 3 किलोग्राम, 13-40-13 3 किलोग्राम, इसके अलावा 17-44-0 3 किलोग्राम। इनको आप बदल कर और साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, जो NPK का हमने नाम लिया है, इनको 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप के माध्यम से आपको देना है। और आपको एक बार एक खाद को देना है, फिर 4 दिन बाद दूसरी खाद को देना है। ऐसा नहीं सभी खादों को आप एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो बरबटी की फसल 60 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास की होती है तो इन खाद को 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर आप एक दिन 4 किलोग्राम, फिर दूसरी खाद, फिर 4 दिनों के अंतराल पर, इस प्रकार जैसे NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13-0-45 4 किलोग्राम, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट और उर्वरक खाद को आप 4 किलोग्राम। तो इनको 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर छोड़ सकते हैं, प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहा है तो प्रति एकड़ की दर से एक दिन में एक खाद, फिर 3-4 दिनों का अंतराल रखना है। तो खादों को बदल कर यदि आप प्रयोग करेंगे तो यकीनन काफ़ी अच्छी ईल्ड और उपज प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल।
तो जो बरबट्टी की क्रॉप है इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर अगर बात करें तो 6 से 7 महीने के आसपास बरबट्टी की क्रॉप चल जाती है। लेकिन यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो हो सकता है जो लाइफ है साइकिल है वो घट भी जाए। लेकिन यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 6-7 महीने बड़े आसानी से अच्छी ईल्ड भी निकलती है और काफ़ी अच्छी उपज देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन। 1 एकड़ पर यदि आप परंपरागत तरीके से थोड़ा सा हट के वैज्ञानिक तरीके से जो हमने खाद दवाइयों का प्रयोग बताया है, यदि इस तरीके से खेती करते हैं तो कम से कम मिनिमम आप ये मान लीजिए 200 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ईल्ड प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। इससे ज़्यादा ही ईल्ड निकल जाएगी, इससे कम ईल्ड नहीं निकलेगी। अब बात करते हैं बाज़ार भाव। तो जो बाज़ार भाव है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, कभी काफ़ी अच्छा तो कभी थोड़ा लो भी हो जाता है ना। अगर टाइमिंग के हिसाब से यदि आप थोड़ा सा ऑफ सीजन भी खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको ईल्ड भी प्राप्त होगी, बाज़ार भाव भी काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा। यदि हम ऑन एवरेज मिनिमम 15 किलोग्राम से लेकर अधिकतम ये मान लीजिए 40 रुपये किलोग्राम तक का हमको रेट मिल जाता है। बात करते हैं लागत के ऊपर, तो जो लागत है यदि आप मल्चिंग ड्रिप को निकाल देते हैं तो 1 एकड़ का जो पूरा कैलकुलेशन यदि जोड़ा जाए तो ये मान लीजिए 20,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है, लागत आती है, कॉस्ट आती है। अब बात कर लेते हैं मुनाफा। तो मुनाफा डिपेंड करता है भाई साहब उत्पादन पर। तो हमने 200 से 250 क्विंटल कहा है, 200 क्विंटल का ही रेट ले लेते हैं और 15 रुपये केजी का बाज़ार भाव भी ले लेते हैं। तो 15 गुणित 100 यानी 1500 रुपये क्विंटल, और 1500 में यानी 1500 रुपये क्विंटल में यदि 200 का हम इंटू भी करते हैं तो ये मान लीजिए 3 लाख रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। अब जो 3 लाख रुपए मुनाफा है ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम इसमें से हम लागत को माइनस करने वाले हैं। तो 3 लाख रुपए में से यदि हम 20-25 हज़ार रुपये, अधिकतम 25 हज़ार रुपये मान लेते हैं हमारी लागत आई, तो 2,75,000 रुपये हमारा शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 2,75,000 रुपये आ जाएगा। लागत पर जो हमने आपको 25,000 रुपये के आसपास का जो खर्च बताया है इसमें हमने ड्रिप का नहीं जोड़ा है, क्योंकि ड्रिप यदि आप अच्छी कंपनी की 40-45 हज़ार रुपये के आसपास की 1 साल लगा लेते तो वो तो काफ़ी लंबी चलेगी, 7-8 साल चलेगी। तो इसीलिए आप न केवल बरबट्टी पर बल्कि हर फसल पर ड्रिप काम में आ सकती है। तो बाकी आप चाहें तो ड्रिप 40,000 रुपये और मल्चिंग पेपर 12,000 रुपये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगली साल से यदि मान लीजिए आपने लगा भी ली ड्रिप मल्चिंग, तो मल्चिंग तो लगानी पड़ेगी, लेकिन जो ड्रिप का खर्च है वो आपको अगली साल से नहीं लगेगा। तो हमने ड्रिप का खर्च नहीं जोड़ा है, और यदि आप जोड़ देंगे तो 50,000 रुपये आप और जोड़ सकते हैं। यदि आप बरबट्टी की खेती करते हैं और कम से कम का भी रेट मिलता है और उत्पादन निकालने में आप कामयाब रहते हैं तो यकीनन मान लीजिए आप बरबट्टी की खेती से एकदम सीधा 2 लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार आप 2-3 एकड़ पर बरबट्टी की खेती करते हैं तो आपको मुनाफा, शुद्ध लाभ भी अच्छी तरीके से प्राप्त होगा, और इस प्रकार बरबट्टी से आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जो हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की, आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और एक बात और, जैसे फल मक्खी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है, तो स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और सस्ते पर आप जाना चाहते हैं तो फ्रूट फ्लाई फेरोमोन ट्रैप को भी लगा सकते हैं, एलो ट्रैप को लगा सकते हैं, और नीला और पीला ट्रैप को भी लगा लीजिए, जिससे सस्ते पर रस चूसा कीटों का भी जो कंट्रोल है वो हो जाए। तो इस प्रकार भी आप आवश्यकता अनुसार यदि ज़्यादा उर्वरक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या फिर सरसों की खली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने आपको तरीका बताया, जो आपको मेथड बताई है खेती करने का तरीका बताया है, इस प्रकार यदि आप बरबट्टी की खेती करते हैं कम से कम लागत पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड, उत्पादन, उपज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यदि जानकारी पसंद आती है और भी इसी प्रकार नई फसलों की जानकारी चाहिए है तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।